नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट शाला में आप सबका स्वागत है। तो हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं पेपर का 4 अगस्त का। तो 4 अगस्त के पेपर में एग्जाम के पर्पस से कौन कौन सी बातें दी हुई है उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपको दिया हुआ है सरकार ने वापस लिया डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल को सबसे पहले लाया गया था आपको 2019 में, ठीक है दोस्तों। 2019 में जब डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया था, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष 2019 में पहली बार डाटा प्रोटेक्शन, वर्ष 2019 में पहली बार डाटा यह संसद में पेश किया गया था इस बिल को। तो इसमें बिल को जब इसमें बहुत सी कमियाँ थी, जब इसमें बहुत सी कमियाँ थी तो इसको संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। संयुक्त समिति जो है वो आपको दिसंबर 2021 में, ठीक है दोस्तों, तो 16 दिसंबर 2021 को संयुक्त समिति ने इसका रिपोर्ट दिया था और इसमें 81 संशोधन किए थे। तो 81 संशोधन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 81 संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था। ये देख रहे हैं आप लोग, 81 संशोधन का प्रस्ताव। 81 संशोधन किसी भी बिल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सरकार ने इसको वापस ले लिया। अब इसको एक नए सिरे से लाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हम लोग जान लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो दूरसंचार मंत्री जो आपको अश्विनी वैष्णव है, और रेल मंत्री भी हैं। तो रेल मंत्री ने इनको वापस लिया गया, फिर बाद में लाया जाएगा। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जो होता है दोस्तों, इसके तहत जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो हम डाटा यूज करते हैं, तो उस हमारा सारा डाटा उसके पास रहता है। तो वो डाटा जो है आपको उसको स्टोर किया जाएगा भारत में ही। तो इसको इसी के लिए सरकार एक कानून बना रही है, डाटा प्रोटेक्शन। तो इसको लेकर के ये फिर से इसको बाद में लाया जाएगा, अभी इसको वापस ले लिया गया है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, अगला जो दिया हुआ है वो है आपको गुलाम कश्मीर में बलूचिस्तान और कश्मीर और बलूचिस्तान में सैन्य ढांचा बना रही है चीनी सेना। तो पीओके से होकर सीपेक परियोजना गुजार रही है चीन का। तो वो उसमें जो है आपको बहुत सी कमियां हैं और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे गुलाम कश्मीर में इसका विरोध हो रहा है पीओके में और बलूचिस्तान में। तो इन दोनों जगहों पर जो सैन्य ढांचा तैयार किया चीनी सेना और पाकिस्तान सेना मिलकर, ताकि स्थानीय लोगों का जो है वो उसका विरोध नहीं करे, उसको दबाया जाए उस विरोध को, इसके लिए। इसके बाद फिर आगे जो दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। खत्म होगा टोल प्लाजा, जीपीएस के जरिए वाहनों से वसूला जाएगा शुल्क। तो जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री है वो आपको परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ने कहा है कि अब टोल प्लाजा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जीपीएस के जरिए वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा, यहाँ आप लोग देख रहे हैं जीपीएस के जरिए शुल्क वसूला जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है। तो वो आपको जो सबसे पहला दिया हुआ है वो देख लीजिए, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिया है कि अगले 3 वर्षों में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। तो अगले 3 साल में जो है वो आपको देखिए अगले 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे का निर्माण। देखिए दोस्तों, ग्रीन एक्सप्रेस वे क्या होता है, तो ग्रीन प्रोजेक्ट जो है ग्रीन एक्सप्रेस, वो आपको नई भूमि का अधिग्रहण करके सड़क बनाया जाता है। तो पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण इसमें नहीं होता, इसमें पूर्णतः नए जमीन को खरीद के एक नया सड़क बनाया जाएगा। तो ये 26 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, ठीक है। और ये आपको अगले 3 साल में बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो और दिया हुआ है कि देखिए NHAI, ठीक है। तो NHAI इसको बनाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो आपको राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करता है, NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास जो है वो आपको 3.4 लाख, लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना कर्ज है आप लोग देख रहे हैं देश के ऊपर। ये देश ने सिर्फ एक मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत जो NHAI होता है, उसके ऊपर आपको 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये कर्ज चुकाने के लिए मार्च 2022 तक का ये कर्ज है, ठीक है दोस्तों। अभी तो उससे आगे खाते मार्च 2022 तक का आंकड़ा था कि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और इसको 2023, 24 और 24-25 में चुकाया जाएगा। तो इस कर्ज की कौन कौन सी रकम चुकाई जाएगी, तो देख लीजिए। सबसे पहले 2022-23 में 31,282 करोड़ चुकाया जागा, फिर 23-24 में 31,909 करोड़, और फिर 24-25 में जो है आपको 30,552 करोड़ जो है इसको इतने रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो 3.5 लाख करोड़ इनके ऊपर कर्ज है और इतना कर्ज और लिया जाएगा 2025 तक में। तो ईयरली इसका डाटा दिया हुआ है। तो ये आपको बताया है, आपको सड़क परिवहन मंत्री जो है आपको नितिन गडकरी ने ये डाटा दिया है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, जो दिया हुआ है कि सरकार ने 348 ऐप को बैन किया है। तो इस वर्ष 2022-23 में जो सरकार ने अभी तक टोटल 348 एप्लीकेशन मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया। ये हमारे सेफ्टी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। तो इन 348 ऐप को बैन किया गया है 2022 में, ठीक है, 21-22 में। उसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला जो दिया हुआ है वो है आपको सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है और ये करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इनका पद काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। और जो है आपको कार्यकारी अध्यक्ष इसको चला रहे थे, ठीक है। तो कार्यकारी आयुक्त जो उनको चला रहे थे, और ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो ये अभी आपको है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो है उनको शपथ दिलवाया है। तो सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे आप लोगों को जो करंट का बुक खरीदे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सुरेश एन पटेल जो नियुक्त हुए हैं, और सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और इनके साथ देखिए आपको इन लोगों का फोटो भी है, मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू, और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, और इनके बगल सबसे साइड में जो आपको खड़े हैं आपको सुरेश एन पटेल। तो इन्होंने, और इनके साथ ही 2 सतर्कता आयोग भी शपथ लिया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि सुरेश एन पटेल के साथ ही 2 सतर्कता आयुक्तों ने भी शपथ लिया। सतर्कता आयोग को शपथ किसने दिलवाया है, तो ये आपको सुरेश एन पटेल ने इनको दिलवाया है। लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सुरेश एन पटेल है, इनको शपथ ग्रहण आपको द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया है। इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नैनो उपग्रह प्रक्षेपित करे कोलकाता का स्कूल। तो कोलकाता में एक स्कूल है, वो आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है वो आपको नैनो सैटेलाइट बनाए। इसमें आपको 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस परियोजना से 11वीं और 12वीं के छात्र जुड़ेंगे। और
इसके लिए जो स्कूल है एमपी बिरला समूह के, जो बिरला ग्रुप है, ठीक है, एमपी बिरला समूह के द साउथ पॉइंट हाई स्कूल, तो द साउथ पॉइंट हाई स्कूल कोलकाता का है, वो बना रहा है आपको ये नैनो सेटेलाइट। बच्चे 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे बना रहे हैं, तो ये बनाया जा रहा है। और इसके बाद जो है इसके लिए इसरो से अनुमति लिया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस परियोजना की निगरानी करेगा। तो इसरो से अनुमति मिल चुकी है और वो इस परियोजना की निगरानी भी करेगा। तो इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र इस परियोजना से जुड़ेंगे, ये इतना इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वो आगे दिया हुआ है, देखिए आपको, रक्षा परत से दुश्मनों के रडार उड़ाएंगे गच्चा, ठीक है। तो आईआईटी जो कानपुर है, आईआईटी कानपुर की स्टार्टअप कंपनी जो बनाया, देखिए आईआईटी कानपुर स्टार्टअप कंपनी विशेषज्ञों ने एक ऐसा पदार्थ विकसित किया जिसकी परिचय चढ़ाने पर सैन्य उपकरण रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। तो आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो किसी चीज़ पे लगाने से उस मटेरियल से उस चीज़ किसी भी सैन्य विमान का, सैन्य उपकरण का निर्माण होगा तो वो रडार की पकड़ में नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आईआईटी स्टार्टअप कंपनी ने कार्बन और फेराइट आधारित नैनो मटेरियल, कार्बन और फेराइट आधारित एक नैनो मटेरियल बनाया है जिसके उपयोग से जो सैन्य उपकरण बनेंगे वो रडार की पकड़ में नहीं आएंगे, और रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। और आगे दिया हुआ है कि रडार से निकली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अवशोषित कर लेगी और सैन्य उपकरण, तो ये रडार से जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो रडार वापस वो जाने नहीं देगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या था। और इस तरह की तकनीकी जो है 3 ही देशों के पास है, वो है आपको अमेरिका, रूस और चाइना। तो भारत ऐसा चौथा देश है जो आपको रडार ऑब्जर्वर कोटिंग का जो यहाँ पे नमूना यहाँ पे दिया हुआ है, और भारत ऐसा चौथा देश है जो इस चीज़ का निर्माण कर रहा है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रडार ऑब्जर्वर कोटिंग बनाने वाले डॉक्टर विशाल कुमार चक्रवर्ती। तो ये जो रडार ऑब्जर्वर कोटिंग बनाए हैं, जो मटेरियल इसको बनाए डॉक्टर विशाल कुमार चक्रधारी ने, ठीक है। तो विशाल कुमार चक्रधारी ने इसका निर्माण किया है आईआईटी कानपुर से। इसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ है गन्ने का एमआरपी 350 रुपये प्रति क्विंटल घोषित। तो गन्ने का जो एमआरपी है, एफआरपी दोस्तों, तो ठीक है, एफआरपी 305 रुपये प्रति क्विंटल। 1 क्विंटल गन्ने का जो है वो आपका मूल्य अभी जो केंद्र सरकार ने घोषित किया वो 305 रुपये घोषित किया है। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये बराबर आते हैं। और बिहार, स्पेशल बिहार और यूपी में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो बिहार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि गन्ने का एफआरपी जो मूल्य है वो आपको 305 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया केंद्र सरकार ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इतना ही दिया हुआ था। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि इस साल 2022-23 में जो कितना चीनी का उत्पादन होगा, तो ये आपको 255 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है 2022-23 में। ये भी एक आंकड़ा है, ये इसको देख लीजिए। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन जो ये आंकड़ा दिया है, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, इसके मुताबिक 2022-23 में जब आपको कुल 255 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। तो इतना चीनी का उत्पादन होगा, और जो एफआरपी जो आपको रखा गया है वो 305 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अनाज निर्यात की सहमति ने खोला यूक्रेन युद्ध में। तो काफ़ी दिनों से अभी पूरी दुनिया में जो आपको अनाज संकट चल रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से। तो अभी रूस और यूक्रेन में एक समझौता हुआ है तुर्की की मदद से, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति आपको अर्दोगान ने आपको मध्यस्थता भी किया था दोनों देशों के बीच। तो अभी यूक्रेन जो काला सागर के बंदरगाह को रूस ने खोल दिया है अनाज निर्यात के। तो सबसे पहला जहाज जो है वो आपको लेबनान के जा रहा है। तो यूक्रेन से अनाज लेकर के सबसे पहला जहाज जो है वो लेबनान के जाता है। लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बेरूत है। तो बेरूत है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, एक यहाँ पर दिया हुआ है कि यूक्रेन युद्ध में, ठीक है दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में हिमार्स मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का रूस का दावा। तो हम लोग देख लेते हैं हिमार्स, ये यूक्रेन को अमेरिका ने गिफ्ट किया था युद्ध में, ठीक है, युद्ध में गिफ्ट किया था। तो इसको रूस ने नष्ट किया, ये रूस ने दावा किया है। तो हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि हिमार्स मिसाइल सिस्टम किस देश का है? तो ये रूस का है, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी ने पूछा था कि जिरकॉन मिसाइल सिस्टम किस देश का? तो जिरकॉन मिसाइल आपको रूस का है। तो ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चर की तरह ये आर्टिलरी है, ठीक है, एक ही साथ ढेर सारा 80 किलोमीटर इसका रेंज है हिमार्स का। तो हिमार्स मिसाइल सिस्टम को रूस ने नष्ट कर दिया, किस देश का है? तो ये आपको अमेरिका का है। हमको इतना ध्यान रखना है, हिमार्स मिसाइल सिस्टम किसका है? तो ये अमेरिका का है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है। तो एएमयू ने पाठ्यक्रम से हटाई इस्लामिक लेखकों की किताबें। तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आपके अपने सिलेबस से वो इस्लामिक लेखकों की किताबें हटाई है। तो इस्लामिक लेखक मेनली ये पाकिस्तान के जो लेखक है ना उनको हटाया गया, ठीक है दोस्तों। तो अलीगढ़ की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था 1885 में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 1885 में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने इस्लामी लेखकों की किताबों को हटा दिया है, मेनली जो पाकिस्तान के इस्लामी लेखक हैं उनकी किताबों को जो आपने अपने मतलब सिलेबस से हटा लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट कि पाकिस्तानी लेखक मौलाना अबुल आला मौजूदी और मिस्र के सैयद कुतुब की किताबों को बीएड की कोर्स में शामिल थी। तो इन दोनों लेखकों की किताब को हटा गया। जो पाकिस्तानी और मिस्र के जो लेखक है अबुल आला मौजूदी और सैयद कुतुब की किताबें, इसको बीए के कोर्स से इसको हटा दिया गया है। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं दोस्त, हम लोग आगे देख लेते हैं। द हिंदू का एक आपको दिया हुआ है आर्टिकल, द हिंदू में दिया हुआ है कि आपको इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो इंडिया जो है आपको यूएनएससी में काउंटर टेररिज्म को होस्ट करेगा, मतलब उसकी अध्यक्षता कर रही है। तो ये आपको यूएनएससी में जो अस्थायी समिति 15 देशों की आपको क्या दिया हुआ है कि मीटिंग ऑन अक्टूबर ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना रसिया। तो चाइना और रसिया के साथ 15 देश जो इसमें शामिल है, इसकी भारत पहली बार अध्यक्षता करने जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं।
तो आतंकवाद को लेकर के जो 15 देशों का जो समूह है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी अध्यक्षता भारत पहली बार करने जा रही है। और इसको लेकर के इसमें आपको रूस, अमेरिका और चाइना, इवन चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वो भी शामिल रहेगा। तो इसकी जानकारी आपको दिया है, ये आपको एस जयशंकर ने दिया है। तो ठीक है, तो इसको लेकर के बैठक भी होने वाली है 2022 में आपको मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, तो इतना ही दिया हुआ है इसमें। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिर आपको अगला जो है वो आपको दिया हुआ है यूएस इंडोनेशिया होल्ड ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स एंड चाइना कंसर्न। तो देखिए यूएस इंडोनेशिया होल्ड, यूएस और इंडोनेशिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है आपको जकार्ता में, जिसमें 5,000 से ज़्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं। लास्ट ड्रिल ये मतलब 14 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगा यूएस और इंडोनेशिया में। तो 5,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रहा है, साउथ चाइना सी को लेकर के। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें मेनली आपको 5,000 सोल्डर होंगे, आपको यूएस का, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे है आपको यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर पार्टिसिपेट कर रहा है। और इनके 5,000 सैनिक इसमें भाग लिए हैं। और ये हो रहा है आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो आपको दिया हुआ है, अभी तक इसका नाम नहीं कुछ डिक्लेयर किया कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो चलिए, इसमें नहीं दिया हुआ है तो फिर आगे इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट पे एक नज़र गया है दोस्तों, द हिंदू में दिया हुआ था। वो आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट 600 मेगावाट 600 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो विश्व की सबसे बड़ी सोलर जो फ्लोटिंग परियोजना है वो आपको ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ये 600 मेगावाट का है। ठीक है दोस्तों, 600 मेगावाट का वर्ल्ड लार्जेस्ट 600 ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये 600 मेगावाट का जो है इसका आपको मोदी जी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, 4 अगस्त को, तो आज यानी कि आज इसका मोदी जी उद्घाटन करने वाले। तो इसके फर्स्ट फेज आपको 278 मेगावाट जो फर्स्ट फेज का, इसका उद्घाटन आज मोदी जी करेंगे। और साथ में रहेंगे आपको शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, चीफ गेस्ट भी है यहाँ पे दिया हुआ। चीफ गेस्ट शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है आपको मध्य प्रदेश के, और स्पेशल गेस्ट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इनका उद्घाटन भोपाल में होने वाला है। तो विश्व की सबसे बड़ी तैरती सोलर परियोजना है आपको ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक है, तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, 600 मेगावाट का। इसके पहले फेज 278 मेगावाट का आज उद्घाटन होने वाला है। तो चलिए, ये हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जीएस में बन भी रहा है। तो इसके बाद फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इतना ही दोस्तों आज एग्जाम के पर्पस से, जो आज 4 अगस्त को बस इतना ही दिया हुआ जो हम लोगों के काम के लायक है छात्रों के लिए है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।